Hello, a warm welcome to online platform. Today we are discussing after DNA replication, transcription and translation. Today we discuss regulation of gene expression. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। यानी हम कह सकते हैं कि एक्सप्रेशन जो है किसका, जीन रेगुलेशन का, या जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। देखिए, एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है। अगर मान लीजिए कोई भी जीन है, वो अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करती है। व्हेन ए पर्टिकुलर जीन सिंथेसाइज्ड दियर प्रोडक्ट एंड रिप्रेजेंट दियर फिनोटाइप, इट मीन्स जीन एक्सप्रेशन। यानी हम कह सकते हैं अगर जीन कोई प्रोडक्ट बना लेती है या जीन जो है वो अपना करैक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट करती है, उसको बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन। अब देखिए, जीन एक्सप्रेशन कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी जीन है, यानी डीएनए का कोई फ्रेगमेंट है। अगर वो फ्रेगमेंट देखिए आरएनए बनाएगा, आरएनए से प्रोटीन बनाएगा, यानी हम कह सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, तो प्रोडक्ट जो बनता है, जो प्रोटीन बनता है, वो एक एंजाइम भी हो सकता है, एक हार्मोन भी हो सकता है, और बॉडी का कोई स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी हो सकता है। अगर जीन अपने आप को एक्सप्रेस करती है, इट मीन्स उसमें ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है और उसमें क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है, यानी प्रोटीन बन रहा है। तो यानी प्रोटीन बनेगा, इसका मतलब जीन एक्सप्रेस हो गई। और अगर प्रोटीन नहीं बना, इसका मतलब जीन सप्रेस हो गई, यानी जीन जो है वो सेडिमेंट हो गई, जीन रुक चुकी है। तो इसको हम बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन। तो हम जीन को कहाँ पे रेगुलेट कर सकते हैं, यानी उसके एक्सप्रेशन को कहाँ पे रेगुलेट करना है, कब जीन एक्सप्रेस होगी, कब नहीं होगी, ये सारे जो फिनोमिना है वो आज हमें डिस्कस करने हैं। तो इसीलिए आज का जो टॉपिक है वो है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। यानी हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे जो जीन एक्सप्रेशन है उसकी डेफिनेशन की। तो देखिए, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कि जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, तो हम कह सकते हैं stimulates the expression of certain gene and inhibit the other gene is known as regulation of certain gene या रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। यानी हम कह सकते हैं अगर यहाँ पर कोई भी जीन है, वो क्या होती है, या तो कोई जीन स्टिमुलेट होती है, प्रोडक्ट बनाएगी, या हम कह सकते हैं कुछ जीन्स ऐसी हैं जो इनहिबिट हो जाएगी, प्रोडक्ट नहीं बनाएगी। तो जीन का एक्टिवेट और डीएक्टिवेट होना, उसे हम क्या कहते हैं, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो देखिए, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन है वो हम कैसे कर सकते हैं। एक तो हम कर सकते हैं, ये कह सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर, यानी 4 जगह पर हम कह सकते हैं कि रेगुलेशन हो सकता है जीन एक्सप्रेशन का। फर्स्ट है आपका ट्रांसक्रिप्शन लेवल। ट्रांसक्रिप्शन लेवल को हम कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। देखिए, इसको मैं बताऊंगा अभी भी, लेकिन एक बार मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से 4 ऐसे स्टेप्स होते हैं जहां पर हम जीन रेगुलेशन है वो कर सकते हैं। तो पहला जो है आपका ट्रांसक्रिप्शन लेवल, दूसरा होता है आपका प्रोसेसिंग लेवल, दूसरा हम जो जीन रेगुलेशन कर सकते हैं, काम कर सकते हैं प्रोसेसिंग लेवल पर। प्रोसेसिंग का मतलब आपको पता है, यानी रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग हमने पहले पढ़ा था, जब न्यूली फॉर्म्ड एमआरएनए होता है उसमें कुछ रीजन्स होते हैं, एक्सोन और इंट्रॉन, और
उसमें जो इनएक्टिव पार्ट होते हैं, इंट्रॉन्स होते हैं, उनको सेपरेट करना क्या कहलाता है? स्प्लाइसिंग कहलाता है। उसके बाद होता है जो थर्ड स्टेप, जहाँ पर आप जीन रेगुलेशन कर सकते हो, तो हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। यानी फोर्थ जो आपका स्टेप है जहाँ पर आप जीन रेगुलेशन कर सकते हो, वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। और फोर्थ स्टेप है आपका ट्रांसलेशन लेवल। तो देखिए यहाँ पर हमने अभी डिस्कस किया कि टोटल 4 स्टेप है आपके पास जहाँ पर आप जीन रेगुलेशन कर सकते हो। और जीन एक्सप्रेशन मीन्स हो गया प्रोटीन का सिंथेसिस। यानी अगर हम यहाँ पर डायग्राम की बात करें तो मान लीजिए ये आपके पास डीएनए है, ये डीएनए है, और इस डीएनए के अंदर क्या होगा? सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद इससे बनेगा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। क्योंकि मैंने कहा था न्यूली सिंथेसाइज्ड जो mRNA होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। अब देखिए प्राइमरी जो ट्रांसक्रिप्ट होता है उसके अंदर कुछ पार्ट होते हैं जो इनएक्टिव पार्ट होते हैं, और इनएक्टिव पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? इंट्रॉन। यानी हमने पहले डिस्कस किया था इनएक्टिव पार्ट तो होते हैं जो इंट्रॉन है, एक्टिव पार्ट हैं वो क्या हैं? एक्सोन है। तो अब इसकी क्या होगी? प्रोसेसिंग। यानी हम कह सकते हैं अब होगी आरएनए प्रोसेसिंग। और आरएनए प्रोसेसिंग को हम एक नाम देते हैं स्प्लाइसिंग। उसको हम क्या कहते हैं? स्प्लाइसिंग कहते हैं। तो अब उससे क्या बनेगा? mRNA। क्योंकि यहाँ से हम कह सकते हैं इंट्रॉन वाला पार्ट जो है वो हट जाएगा, और इंट्रॉन वाला पार्ट जब हट जाता है तो बन जाता है mRNA, यानी एक्टिव RNA बन जाता है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट से आफ्टर स्प्लाइसिंग प्रोसेस। उसके बाद जो ये mRNA होता है इसका फॉर्मेशन क्या होता है? न्यूक्लियस में होता है। तो ये क्या करता है? न्यूक्लियस में, मान लीजिए ये कहाँ पर है? न्यूक्लियस में। ये जो RNA बना है ये न्यूक्लियस में है। अब ये कहाँ जाएगा? साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे जाएगा? अब ये साइटोप्लाज्म के अंदर जो mRNA बना है। तो हम कह सकते हैं ये हो गया RNA ट्रांसपोर्ट कंट्रोल। और जब ये मान लीजिए साइटोप्लाज्म में चला गया है तो ये क्या बनाएगा? प्रोटीन। और प्रोटीन का जो फॉर्मेशन है उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो अब यहाँ पर देखिए, अब ये अपने बात समझ में आएगी कि जैसे ये कोई डीएनए का सेगमेंट है जिसे हमने क्या बोला है? जीन बोला है। और ये जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, कब करेगी? जब प्रोटीन बनेगा। तो आपके पास 4 ऐसे स्टेप्स हैं जहाँ पर आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। पहला तो आप ट्रांसक्रिप्शन लेवल, यानी अगर आप ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होने देंगे तो प्रोटीन तो बनेगा ही नहीं। तो पहला तो आपके पास ये स्टेप है कि आप ट्रांसक्रिप्शन पे ही इसको कंट्रोल कर सकते हो, जीन को रेगुलेट कर सकते हो। मान लीजिए ट्रांसक्रिप्शन हो गया है, उसके बाद आप रेगुलेट करना चाहते हो तो स्प्लाइसिंग को भी रोक सकते हो, क्योंकि अगर स्प्लाइसिंग नहीं होगी तो ये फंक्शनल mRNA में कन्वर्ट नहीं होगा। तीसरा, अगर मान लीजिए mRNA बन भी चुका है तो अगर mRNA साइटोप्लाज्म में नहीं जाएगा तो वो प्रोटीन नहीं बना सकता। तो हम RNA ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल करके भी रेगुलेशन कर सकते हैं, थर्ड स्टेप हो गया। और फोर्थ स्टेप हम कह सकते हैं ट्रांसलेशन को रोककर भी हम क्या कर सकते हैं? जीन को रेगुलेट कर सकते हैं। यानी हमें प्रोटीन बनने से रोकना है। अगर प्रोटीन नहीं बनेगा तो जीन क्या हो जाएगी? इनहिबिट हो जाएगी, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकती। तो ये बॉडी के अंदर किस प्रकार से जीन का एक्सप्रेशन होता है? प्रोटीन बनने से। किस प्रकार से वो रुकता है, इनहिबिट होता है? प्रोटीन न बनने से। और प्रोटीन को न बनने को आप 4 स्टेप पर रोक सकते हो, और ये चारों स्टेप्स ही क्या कहलाते हैं? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो आपने देखा
कि बॉडी के अंदर कुछ जीन्स होती है वो एक्सप्रेस हो जाती है, कुछ को हम इनहिबिट कर देते हैं। इस पूरे फिनोमिना को हम कहते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो कंट्रोल, इसको नोट कर लीजिए आप एक बार। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग ओपेरॉन कंसेप्ट। तो देखिए अब हमें जो डिस्कस करना है वो करना है ओपेरॉन कंसेप्ट। देखिए ओपेरॉन कंसेप्ट क्या होता है। एक्चुअल के अंदर अगर हम बात करें जीन रेगुलेशन की, तो जीन रेगुलेशन या जीन एक्सप्रेशन को एक्सपोज करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा ओपेरॉन कंसेप्ट। देखिए ओपेरॉन कंसेप्ट जो है, हम बात करते हैं, अगर आपको रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन पूछ ले या ओपेरॉन कंसेप्ट पूछ ले, एक ही बात है। और आपके एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है लैक ओपेरॉन, ठीक है ना। तो उस लैक ओपेरॉन को अपने को डिटेल में स्टडी करनी है, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं ओपेरॉन कंसेप्ट की। तो देखिए ओपेरॉन कंसेप्ट का मतलब होता है इन 1961 जेकब एंड मोनार्ड, देखिए ये दो साइंटिस्ट हैं, जेकब और मोनार्ड, जो कि फ्रांसिस साइंटिस्ट थे, जेकब और ये कहाँ थे, पास्चर इंस्टीट्यूट था, किसमें, पेरिस के अंदर, यानी हम कह सकते हैं एट द पास्चर इंस्टीट्यूट in Paris proposed their operon concept in E. coli। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो पास्चर इंस्टीट्यूट था, वहाँ पर जैकब और मोनार्ड ने क्या किया, अपना ओपेरॉन जो कंसेप्ट था उसको क्या किया, प्रपोज्ड किया फॉर द रेगुलेशन ऑफ जीन। किसके लिए, फॉर द रेगुलेशन ऑफ जीन। यानी जीन रेगुलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए जैकब और मोनार्ड दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था ओपेरॉन कंसेप्ट, जिसको हमें डिटेल के अंदर आज स्टडी करनी है। तो हम कह सकते हैं, सबसे पहले तो आप सोचोगे कि सर ये ओपेरॉन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको बता दूं कि ओपेरॉन क्या होता है, तो मैं कह सकता हूं कि ओपेरॉन इज ए पार्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल और डीएनए। यानी ओपेरॉन क्या है, एक डीएनए का सेगमेंट है जिसे हम क्या कहते हैं, ओपेरॉन। यानी ओपेरॉन कंसेप्ट जो था उसमें ओपेरॉन एक यूनिट है। जैसे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या थी, डीएनए का एक पार्ट था जो ट्रांसक्रिप्शन में भाग ले रहा था, वैसे ही ओपेरॉन क्या है, एक पार्ट है, किसका, डीएनए का। और ओपेरॉन जो है वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। ओपेरॉन आर टू टाइप्स, ओपेरॉन दो प्रकार के होते हैं। पहला जो आपका टाइप होता है वो होता है इंड्यूसिबल, और सेकंड होता है आपका रिप्रेसर। ओपेरॉन जो है वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है आपका इंड्यूसिबल और एक होता है आपका रिप्रेसर। अब देखिए ओपेरॉन जो है, मैंने कहा कि ये पार्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल है, पार्ट ऑफ डीएनए है।
तो इसमें कौन कौन से ओपेरॉन के अंदर अगर हम स्ट्रक्चरली बात करें तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर ओपेरॉन को ड्रा करता हूँ कि ओपेरॉन में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो ये मान लीजिए एक डीएनए का सेगमेंट हमने लिया है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये क्या है, ओपेरॉन है। ठीक है, ओपेरॉन के अंदर जो डीएनए का सेगमेंट है उसमें बहुत सारी जीन होती है। तो ये जो मैंने आपको जीन शो कर रखी है यहाँ से यहाँ तक, ये है रेगुलेटरी जीन। इसको क्या बोलते हैं हम, रेगुलेटरी जीन बोलते हैं। ये क्या है, रेगुलेटरी जीन। और यहाँ पर ये जो रीजन है, मान लीजिए इस रीजन को मैं कह देता हूँ प्रमोटर रीजन। ये है प्रमोटर रीजन। और ये जो रीजन है इसको ओ से शो करते हैं। और ये है आपका ऑपरेटर रीजन, ऑपरेटर जीन भी बोल सकते हैं इसको। प्रमोटर जीन है, ऑपरेटर जीन है। और ये जो आगे वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये है आपका स्ट्रक्चरल पार्ट, जिसे हम कह सकते हैं स्ट्रक्चरल जीन। ये क्या है, स्ट्रक्चरल जीन। अब देखो, सबसे पहले तो आपको ओपेरॉन के पार्ट्स ध्यान होने चाहिए। अगर हम ये कंसेप्ट पढ़ना जा रहे हैं और आपको इनके नाम ही ध्यान नहीं है तो ये आगे हम इसको अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ओपेरॉन है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो एक तो रेगुलेटरी जीन पार्ट होता है, एक प्रमोटर होता है, एक ऑपरेटर होता है और एक स्ट्रक्चरल पार्ट होता है। प्रमोटर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल, इन तीनों पार्ट्स को हम कहते हैं ओपेरॉन। और ओपेरॉन में अगर हम रेगुलेटरी जीन को भी काउंट करें तो गलत नहीं है, लेकिन बुक्स के अंदर दे रखा है कि प्रमोटर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल, ये तीनों पार्ट हैं, ये क्या है, ओपेरॉन। इनको हम क्या कहते हैं, ओपेरॉन। ये है आपका ओपेरॉन। अब देखिए बात करते हैं किसका, रेगुलेटरी जीन का। तो रेगुलेटरी जीन जो है उससे भी एक प्रोटीन बनेगा। रेगुलेटरी जीन से एमआरएनए बनेगा, उससे प्रोटीन बनता है। तो रेगुलेटरी जीन्स के अंदर जो प्रोटीन बनता है वो जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। और रेगुलेटरी जीन जो है, इससे जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं हम इनहिबिटर। क्या बोलते हैं इसको, इनहिबिटर प्रोटीन बोलते हैं। इसीलिए आगे जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो रेगुलेटरी जीन को मैं आई से रिप्रेजेंट करूंगा। ये आपको ध्यान रखना है कि रेगुलेटरी जो जीन है उससे इनहिबिटर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, इसलिए मैं इसको आई से रिप्रेजेंट करूंगा। और प्रमोटर को पी से, ऑपरेटर को ओ से, इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ओपेरॉन आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज़ द इंड्यूसिबल एंड सेकंड इज़ द रिप्रेसर। अब यहाँ हमें देखना है कि इंड्यूसिबल क्या होता है और रिप्रेसर क्या होता है। तो देखिए इंड्यूसिबल क्या होता है, इंड्यूसिबल जो ओपेरॉन होता है वो जनरली बंद रहता है। जनरली वो क्या रहेगा, बंद रहता है। और क्यों रहता है बंद, क्योंकि रेगुलेटरी जीन जो है वो इनहिबिटर प्रोटीन है उसका फॉर्मेशन करती है। अब जैसे मान लीजिए जीन रेगुलेशन है उसका, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाए बाय द वे कि आप ये कहोगे सर जीन रेगुलेशन की ज़रूरत क्या पड़ी। अब बताओ, आपने क्या किया, आपने कोई शुगर सॉल्यूशन पी लिया, ग्लूकोन डी पी लिया। आपने ग्लूकोन डी पी ली तो आपकी बॉडी में शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कौन करेगा, इंसुलिन। ठीक है, तो इंसुलिन हार्मोन का सिंथेसिस तब होगा जब इंसुलिन की जीन क्या होगी, उसका एक्सप्रेशन होगा। यानी वहाँ पर ओपेरॉन कंसेप्ट काम कर रहा है कि जीन है इंसुलिन की, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, इंसुलिन का हार्मोन बनेगा और फिर वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। तो जनरली तो देखिए इंसुलिन हार्मोन अपनी बॉडी के अंदर नहीं बन रहा है, वो बंद है। इसका मतलब वो क्या है, इंड्यूसिबल ओपेरॉन है, क्योंकि इंसुलिन का हार्मोन नहीं बन रहा। लेकिन जैसे ही बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा है तो इंसुलिन का सिक्रेशन होगा, इंसुलिन हार्मोन का सिंथेसिस होगा, वो क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। तो जनरली तो ये बंद है, तो वो क्या है, इंड्यूसिबल ओपेरॉन। जैसे अगर हम बात करें कि रेगुलेटरी जीन है, ठीक है ना, तो वो क्या कर रही है, इनहिबिटर प्रोटीन बना रही है और वो इनहिबिटर प्रोटीन जाकर इस ऑपरेटर पार्ट से जुड़ जाता है और उससे आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जा पाएगा।
और आरएनए पॉलीमरेज जब प्रमोटर से आगे इस स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा, ट्रांसलेशन नहीं करेगा, तो प्रोटीन तो बनेगा नहीं। तो जनरली तो इनहिबिटर प्रोटीन जो है वो ऑपरेटर पार्ट से जुड़ जाता है और फिर आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं करेगा तो हार्मोन या एंजाइम नहीं बनेंगे। तो जनरली तो ये बंद है। लेकिन जैसे ही मान लीजिए बॉडी के अंदर शुगर का लेवल बढ़ा तो क्या होगा, ये एक्टिवेट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं इंड्यूसिबल ओपेरॉन। यानी जनरली तो बंद है लेकिन इंड्यूस हो सकता है, एक्टिवेट हो सकता है। वैसे ही रिप्रेसर क्या है, जनरली तो ये ऑन रहता है लेकिन इसको बंद करना पड़ता है। अपोजिट है दोनों। देखिए इंड्यूसिबल का मतलब तो इंड्यूसिबल तो स्विच ऑफ है, यानी कोई जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रही, लेकिन ये बाद में एक्टिवेट होता है। वैसे ही रिप्रेसर है, वो जनरली ऑन रहता है, इसको बंद करना पड़ता है। तो ये क्या हो गया, रिप्रेसर। तो आपके सिलेबस में है इंड्यूसिबल, क्योंकि जो हम पढ़ेंगे लैक ओपेरॉन, तो लैक ओपेरॉन क्या होता है, इंड्यूसिबल ओपेरॉन होता है। कैसे होता है ये पूरा पढ़ना है अपने को लैक ओपेरॉन के अंदर, डिटेल के अंदर। लेकिन अभी मैं आगे आपको ये दो कंसेप्ट लिखा रहा हूँ कि ओपेरॉन जो है वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। इंड्यूसिबल ओपेरॉन, मैंने अभी शुगर सॉल्यूशन का एग्जांपल दिया, जनरली तो बंद है, यानी जीन हार्मोन का सिंथेसिस नहीं कर रही, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये एक्टिवेट हो गया तो इंड्यूसिबल है। और रिप्रेसर के अंदर हम कह सकते हैं कि जनरली तो क्या है, ये एक्टिवेट है और इसको डीएक्टिवेट करना पड़ता है। तो रिप्रेसर आपके सिलेबस में नहीं है, इंड्यूसर आपके सिलेबस में है, लैक ओपेरॉन, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम इंड्यूसिबल और रिप्रेसर की दोनों की डेफिनेशन की बात करेंगे, जो मैंने अभी आपको बताई कि इंड्यूसिबल तो है, वे जनरल वेव के अंदर तो ये स्विच ऑफ रहता है लेकिन ये एक्टिवेट हो सकता है। रिप्रेसर जनरली ये स्विच ऑन रहता है, इसको स्विच ऑफ करना पड़ता है। इसको ध्यान रखना है। और किस प्रकार से कौन कौन से पार्ट होते हैं ओपेरॉन के अंदर वो मैंने आपको बताया, तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद इंड्यूसिबल और रिप्रेसर को हम नोट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस कर रहे थे ओपेरॉन, और आपको मैंने बताया कि ओपेरॉन जो होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला आपका होता है इंड्यूसिबल ओपेरॉन। तो सबसे पहले हम इंड्यूसिबल ओपेरॉन जो हमारे सिलेबस में है, और इसका एग्जांपल भी मैंने आपको बताया था, लैक ओपेरॉन। तो इंड्यूसिबल ओपेरॉन जो है इसको पढ़ते हैं हम कि इंड्यूसिबल ओपेरॉन क्या होता है। मैंने कहा था जनरली ये क्या होता है, स्विच ऑफ होता है। यानी हम कह सकते हैं इंड्यूसिबल जो सिस्टम होता है या इंड्यूसिबल जो ओपेरॉन होता है वो नॉर्मली क्या होता है, स्विच ऑफ होता है। यानी हम कह सकते हैं इंड्यूसिबल सिस्टम, और इसका एग्जांपल हम कह सकते हैं लैक ओपेरॉन इन ई कोलाई। देखिए लैक ओपेरॉन आपके सिलेबस में है, तो लैक ओपेरॉन इन ई कोलाई जो है वो एक इंड्यूसिबल ओपेरॉन है, ठीक है। और ये हम कह सकते हैं इंड्यूसिबल सिस्टम एन इंड्यूसिबल ओपेरॉन। जो इंड्यूसिबल ओपेरॉन है, ये सिस्टम जो है इंड्यूसिबल ओपेरॉन सिस्टम जनरली रिमेन स्विच ऑफ। जनरली ये क्या रहता है, स्विच्ड ऑफ रहता है, यानी जीन है उसमें ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं होता। तो जनरल वे के अंदर ये क्या होता है, स्विच ऑफ रहता है। उसके बाद हम कह सकते हैं इन स्विच ऑफ कंडीशन ये क्या रहेगा, एंड बिगेन टू वर्क। ये कब काम करना शुरू करेगा, इट बिगेन टू वर्क व्हेन द मेटाबॉलिक सब्सटेंस present
इन सेल, यानी हम कह सकते हैं जब इसको प्रोडक्ट मिलेगा सेल के अंदर तभी जाकर ये क्या होगा, एक्टिवेट होगा। और इसका एग्जांपल है लैकोपेरोन। तो अब देखिए इसको मैं एक बार डायग्राम में, आपको तो ये डेफिनेशन लिखनी है यहाँ तक, ठीक है ना, और इसके बाद आपको एग्जांपल भी लिखना है। एग्जांपल क्या है, लैकोपेरोन इन ई कोलाई, जो हमारे सिलेबस में है, जो कि एक इंड्यूसिबल ओपेरोन है, ठीक है। और इसके बाद आपको लिखना है एक्टिव रिप्रेसर। एक्टिव रिप्रेसर, रिप्रेसर क्या है, एक्टिव है, और इसके साथ क्या जुड़ेगा, इंड्यूसर। और जब एक्टिव रिप्रेसर के साथ इंड्यूसर जुड़ जाता है तो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव रिप्रेसर। ये आपको नोट करना है। अब इसको वैसे तो डिटेल के अंदर हम पढ़ेंगे, कहाँ पर, लैकोपेरोन जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ तक आपको नोट करना है। तो एक बार इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ। वो डायग्राम रफली है जो आपको नोट नहीं करना, जो अभी डायग्राम बनाएंगे वो आपको नोट नहीं करना, क्योंकि वो डायग्राम जब हम लैकोपेरोन पढ़ेंगे तब उसको सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे। तो देखिए अगर इसको एक्सप्लेन करने की बात करें तो देखिए मान लीजिए ये मैं यहाँ पर ओपेरोन बना रहा हूँ, और ओपेरोन है तो यहाँ पर ये मान लीजिए आपकी रेगुलेटरी जीन है, और रेगुलेटरी जीन को हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये प्रमोटर पार्ट है, ये ऑपरेटर पार्ट है, और ये आपका है स्ट्रक्चरल जीन वाला पार्ट। अब देखिए लैकोपेरोन का मतलब होता है, लैक से रिलेटेड होता है लैक्टोज। नोट नहीं करना आपको, यहीं तक नोट करना है, ठीक है ना, और वो डायग्राम भी आपको नहीं बनाना। तो देखिए लैकोपेरोन मीन्स होता है, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इसको फिर से पढ़ेंगे। लैकोपेरोन का मतलब होता है लैक्टोज। अब देखिए लैक्टोज का डाइजेशन करने वाला एंजाइम बनेगा जिसे हम कहेंगे लैक्टेज, ठीक है। अब जनरल वे में क्या होता है कि रेगुलेटरी जीन जो होती है, ये इसका क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन से हम कह सकते हैं रिप्रेसर एमआरएनए बनेगा। क्या बनेगा इससे, रिप्रेसर एमआरएनए। इससे फिर क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन बनेगा, वो होगा एक्टिव रिप्रेसर। अब ये प्रोटीन क्या करता है, ये जाकर जुड़ जाता है ओपेरोन के साथ, यानी ऑपरेटर जीन के साथ। और ये ऑपरेटर जीन क्या करती है कि देखिए आरएनए पॉलीमरेज है ना, वो क्या करता है, सबसे पहले प्रमोटर पार्ट पे जुड़ता है, फिर ये आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से होकर कहाँ जाएगा, इस स्ट्रक्चरल जीन के अंदर। और आरएनए पॉलीमरेज फिर स्ट्रक्चरल जीन का क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन, और फिर उसका ट्रांसलेशन होगा, और फिर से लैक्टेज बन जाएगा आगे जाकर। यानी स्ट्रक्चरल जीन से ही ट्रांसक्रिप्शन होगा, स्ट्रक्चरल एमआरएनए बनेगा, और फिर इससे स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनेगी, लैक्टेज बनेगा। और वो लैक्टेज क्या करता है, लैक्टोज का पाचन करता है, डाइजेशन करता है। जनरल वे में क्या होता है, सामान्यतः ये क्या है, एक इंड्यूसिबल ओपेरोन है जो नॉर्मली कंडीशन में स्विच ऑफ है। और स्विच ऑफ होने का रीज़न क्या है कि रेगुलेटरी जीन ने रिप्रेसर एमआरएनए और रिप्रेसर प्रोटीन या इनहिबिटरी प्रोटीन्स का सिक्रेशन किया, और वो ऑपरेटर के साथ जाकर जुड़ गया। और इस ऑपरेटर पे जुड़ने से जो प्रमोटर से आरएनए पॉलीमरेज है वो इस स्ट्रक्चरल जीन पर नहीं जा पाएगा, और ये स्ट्रक्चरल जीन पे नहीं जा पाएगा तो इसका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए ये कोई सेल है, सेल के अंदर डीएनए जीन है, इसके अंदर अपने को लैकोपेरोन की बात कर रहे हैं ई कोलाई के अंदर। मान लीजिए इसमें बहुत सारे क्या हैं, लैक्टोज हैं, सेल के बाहर हैं। अंदर इस सेल के अंदर ये सिस्टम चल रहा है कि रेगुलेटरी जीन ने रिप्रेसर एमआरएनए बनाया, और फिर एक्टिव रिप्रेसर बनाया जो ऑपरेटर से जाके जुड़ गया, और फिर उसने स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन को रोक दिया। ये प्रोसेस चल रहा था। अब ये लैक्टोज है, लेकिन गलती से कोई एक लैक्टोज इस सेल के अंदर पहुंच जाए तो ये लैक्टोज क्या करेगा, ये लैक्टोज जो है ये सबसे पहले जाकर इस एक्टिव रिप्रेसर के साथ जुड़ जाएगा। समझ गए बात को, यानी लैक्टोज क्या है, इंड्यूसर है। लैक्टोज क्या है, इंड्यूसर है, जो किसके साथ जुड़ रहा है, एक्टिव रिप्रेसर के साथ। तो ये लैक्टोज जब इस एक्टिव रिप्रेसर के साथ जुड़ जाएगा तो अब ये इसके साथ बिजी हो गया। अगर ये एक्टिव रिप्रेसर इस इंड्यूसर या इस लैक्टोज के साथ बिजी हो गया तो अब ये यहाँ नहीं जुड़ेगा, यानी ये पार्ट फ्री हो गया। और ये पार्ट अगर फ्री हो गया तो यहाँ से आरएनए पॉलीमरेज कहाँ चला जाएगा, स्ट्रक्चरल जीन में,
और ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, ट्रांसलेशन हो जाएगा और लैक्टेज एंजाइम बन जाएगा। और वो लैक्टेज फिर क्या करेगा, लैक्टोज का डाइजेशन कर देगा। जो सेल के अंदर जो लैक्टोज आई है उसका क्या कर देगा, डाइजेशन कर देगा और ये एक्टिव हो गया। तो यही मैंने आपको बताया है कि एक्टिव रिप्रेसर जो है उसके साथ इंड्यूसर जुड़ा है, लैक्टोज जुड़ा है। जैसे ही मीडियम में लैक्टोज आएगा तो ये हो गया इनएक्टिव और फिर लैक्टेज या ओपेरॉन चालू हो जाता है। तो ये हो गया इंड्यूसिबल ओपेरॉन। यानी जनरल वे के अंदर तो स्विच ऑफ है बट इंड्यूसिबल है, एक्टिवेट हो जाता है। तो आपको सिर्फ ये डेफिनेशन लिखनी है और ये यहाँ तक लिखना है, उसके बाद इधर वाला डायग्राम आपको नहीं बनाना। तो नोट कर लीजिए इसको एक बार। अब देखिए स्टूडेंट, हमने पहले टाइप का ओपेरॉन पढ़ लिया था, इंड्यूसिबल ओपेरॉन। दूसरा टाइप हमें पढ़ना है रिप्रेसिबल ओपेरॉन। देखिए रिप्रेसिबल ओपेरॉन जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी इसके लिए 2 लाइनें हम लिख लेते हैं। आगे आपके जाके थोड़ा सा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको हेल्प भी मिलेगी। तो देखिए रिप्रेसिबल ओपेरॉन क्या होते हैं। तो मैंने पहले बताया था रिप्रेसिबल ओपेरॉन होता है वो जनरली क्या रहता है, स्विच ऑन। यानी हम कह सकते हैं ए रिप्रेसिबल ओपेरॉन सिस्टम इज नॉर्मली इन इट्स स्विच ऑन स्टेट। यानी हम कह सकते हैं ए रिप्रेसिबल ओपेरॉन नॉर्मली इन स्विच ऑन स्टेट। यानी जनरल वे के अंदर ये स्विच ऑन रहता है। अब देखिए लेकिन क्या होता है, कई बार जो सिंथेसिस होता है, यानी हम कह सकते हैं एंड कंटिन्यू टू सिंथेसाइज मेटाबोलाइट एंड कंटिन्यू टू सिंथेसाइज मेटाबोलाइट। यानी इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो कंटिन्यू बनता रहता है। कब तक बनेगा, जब तक स्पेसिएट अमाउंट के अंदर नहीं बन जाता मेटाबोलाइट टिल स्पेसिएंट अमाउंट प्रोड्यूस इन सेल। यानी सेल के अंदर जब स्पेसिएंट अमाउंट बन जाता है उसके बाद ये स्विच ऑफ होता है, तब तक ये स्विच ऑन ही रहता है। तो हम कह सकते हैं जनरल वे में स्विच ऑन है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। ठीक है। और इसका एग्जांपल है आपका ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन इन ई कोलाई। ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन इन ई कोलाई। तो देखिए आज हमने पढ़ा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। यानी जीन अपने आप को एक्सप्रेस कब करेगी, जब उसका प्रोडक्ट बनेगा और यानी उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, उसका ट्रांसलेशन होगा। उसको आप 4 स्टेप पे कंट्रोल कर सकते हो। पहला है ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर, उसके बाद स्प्लाइसिंग लेवल पर, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, उसके बाद ट्रांसलेशन लेवल पर। 4 लेवल पर हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन को समझने के लिए हमें पढ़ना होगा ओपेरॉन कंसेप्ट, जो कि जैकब और मोनार्ड ने दिया था। और ओपेरॉन कंसेप्ट जो है वो आपका 2 टाइप का होता है, इंड्यूसिबल और सप्रेसर। इंड्यूसिबल का एग्जांपल है लैक ओपेरॉन, जो आपके सिलेबस में है। इंड्यूसिबल जनरल वे के अंदर ये स्विच ऑफ रहता है, उसके बाद ऑन होता है। उसके बाद आता है आपका रिप्रेसिबल ओपेरॉन, जो कि जनरल कंडीशन में ऑन रहता है और इसको स्विच ऑफ करना पड़ता है। तो ये आपको यहाँ पे एग्जांपल दिए थे। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर हम लैक ओपेरॉन को पूरा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा ये लगभग 50% पोर्शन पूरा हो चुका है लैक ओपेरॉन का। तो इसको नोट कर लीजिए आप।